वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी इम्पोर्टेंट सीरीज की चौथी वीडियो है। तो इसमें लास्ट जो 10 या 12 क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट आपको दिए जाएंगे, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से देख लीजिए। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा कोण ए ओ सी जो है वो कितना है, 40 है। अगर ए ओ सी 40 है तो बी ओ डी भी तो 40 ही होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले त्रिज्याखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बी ओ डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए ओ सी में से बी ओ डी माइनस कर दें तो ये कलर यानी छायांकित भाग निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। बड़े या डायरेक्टली भी हम यहाँ से कर सकते हैं, सीधा लिखते हैं हम त्रिज्याखंड ए ओ सी की त्रिज्या R1 मान लेते हैं इसे, तो वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले त्रिज्याखंड का, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल थीटा तो वही है, कितना है 40। अब यहाँ से त्रिज्याखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि हमें पता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू है हमारे पास 40, 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान है 14 और आर स्क्वायर है तो 14 गुणा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा 14 में कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 0 से 0 कट गया, 9 बार कटेगा 36 4 से, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ से हम हमारे पास जो बचा है इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या क्या बचा है, एक तो बचा है 2 और ये 14, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, फिर 28 दूनी 56 और 5 कितना होता है 61 और बटे में कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इस बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसकी त्रिज्या जो है वो भी क्या है, कम दे रखी है, ठीक है, क्योंकि छोटा वृत्त है तो उसकी त्रिज्या भी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्याखंड बी ओ डी की त्रिज्या कितनी है, R2 मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्याखंड बी ओ डी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होगा थीटा बटे 360 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू फिर 40/360, पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी 7 गुणा 7, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 में कितना होता है 36 और यहाँ भी कितना आएगा, देखो 22 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो 22 सत्ते होता है 154 और बटे 9। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए हमें क्या करना है, बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटे वाले को माइनस करना है। तो यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड ए ओ सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड बी ओ डी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमारे पास 616 इसका था और बी ओ डी का था 154/9, दोनों के बट्टे में 9 है। एलसीएम लेने की ज़्यादा एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा 9 आएगा इनका एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ से 616 माइनस 154, 616 में से 154 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, 11 में से यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 और बटे 9। यही हमारा आंसर है। यहाँ से अगर हम इसे काटना चाहें तो आगे कर सकते हैं, इसे काट देते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 चुके 12, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा
आंसर है। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13.1 से। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस बर्तन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका एक डायग्राम बना लेना चाहिए। तो वो हमने देखिए इस प्रकार बना रखा है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, जैसा कि इस डायग्राम में बनाया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हमें क्या करना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका व्यास दे रखा है 14, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं। कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है तो ये कितना होगा, ये वाला पार्ट 7 होगा। अगर ये 7 है तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है 13। तो 13 में से 7 घटा दिया जाए तो बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, बर्तन की ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 13 माइनस 7, यानी ये 7 माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय लिख देना यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व शुरू करते हैं आगे। अब ये बताइए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h और अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। अब 2π का मान 22/7, r का मान कितना निकाला है अभी 7, h का मान 6, 2π का मान 22/7, r का मान है 7 और गुणा 7। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 22 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना होता है 26, प्लस 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो प्लस करते हैं इन्हें, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा किसी भी चीज़ को गलाकर पिघलाकर कोई एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है या कोई अलग चीज़ बनाई जाती है, तो जिस चीज़ को पिघलाया गया है और जो चीज़ बनाई गई है इन दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो इनका आयतन निकाल के जोड़ के जो नई चीज़ है उसके आयतन के बराबर रख देना है, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो मान लेते हैं, माना प्राप्त बड़े गोले की त्रिज्या हमने क्या मान ली कितनी है r है, कैपिटल R। ठीक है, और हमें 3 गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः दे रखी हैं। r1 मान लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर है, r2 8 सेंटीमीटर है और r3 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार शॉर्ट में करने का तरीका है ये। ठीक है, जो बड़े गोले का आयतन है और वो क्या होगा, तीनों
छोटे गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा, ठीक है। प्लस 4/3 पाई आर 2 क्यूब प्लस 4/3 पाई आर 3 क्यूब, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है हमें, देखिए यहाँ तो 4/3 पाई आर क्यूब है, यहाँ से देखिए 4/3 पाई सभी में है तो हम कॉमन ले लेंगे। बचा क्या, R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो R क्यूब इक्वल R1 की वैल्यू कितनी है 6, R2 की वैल्यू कितनी है 8, R3 की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अब क्यूब का मतलब क्या होता है कि उसे 3 बार मल्टीप्लाई करना, ठीक है। यहाँ से R क्यूब इसकी गुणा 3 बार यानी घन इसका कितना होता है 216 और इसका कितना होता है यानी 8 का कितना होता है 512 और इसका कितना होता है यानी 10 का कितना होता है 1000। अब यहाँ से देखिए R क्यूब सभी को प्लस करेंगे तो 728 प्लस 1000 1728, ठीक है, यानी 1728। तो R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 1728 का क्या निकाल देंगे घनमूल। अब घनमूल आपको निकालना आता होगा 1728 के फैक्टर कर दीजिए, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 6 12, 2 चुके 8, फिर 2 से करेंगे 2 चुके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2। यहाँ देखिए बच्चे यहाँ गलती करते हैं तो यहाँ 2 संख्याओं में हमें पहाड़ा पढ़ना है तो यहाँ 0 लगाना है और 2 8 16, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 2 पंजे 10, 2 चुके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 में 27, 3 त्या 9 और 3 एकम 3, यहाँ 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। कितना आया 2 2 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी हमारा आंसर कितना आया 12। तो R इक्वल 12 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अब हम अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तुर्की टोपी एक शंकु के शिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये है तुर्की टोपी और इसका एक वक्र पृष्ठ निकालेंगे, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ भी पदार्थ लगा है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें प्रयुक्त कुल पदार्थ का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अब देख लेते हैं हम इसे सॉल्व करने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं और इस टाइप से हमने इसे लिख लिया है। तो ये हमारे पास ऊपरी सिरे की त्रिज्या भी दे रखी है और खुले सिरे की त्रिज्या भी दे रखी है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 है, खुले सिरे की त्रिज्या 10 है, तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसमें कितना पदार्थ लगा है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टोपी, क्या लिखा है टोपी, तुर्की टोपी है, ठीक है। तो टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर किसे किसे निकालना पड़ेगा। एक तो शिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा क्योंकि ये शिन्नक के आकार की है, ठीक है। तो शिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। ऊपरी भाग वृत्ताकार है, ठीक है। ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, शिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई L R1 प्लस R2 और ऊपरी सिरा वृत्ताकार है तो क्या होगा पाई R2 स्क्वायर। R2 क्यों लगाया क्योंकि ऊपरी सिरा जो है उसकी त्रिज्या है 4 यानी R2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू जो है वो है 22/7, L की वैल्यू 15 और ये है 10 प्लस 4, ठीक है। इसकी वैल्यू फिर से पाई की कितनी है 22/7, R2 कितना है 4 और स्क्वायर है तो 4 × 4 मतलब 4 × 4। अब यहाँ आ जाएगा 22/7 गुणा 15 गुणा 14 क्योंकि 10 और 4 कितना होता है 14 प्लस 4 चौक 16, 16 दूनी 32 का 2, 16 दूनी 32 और 3 35 और बटे 7। यहाँ से इसे कैंसिल आउट करेंगे कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम।
15 दूनी 30, 30 दूनी 60 का 0, 30 दूनी 60 और 6 66 और प्लस 352/7। अब इन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ना है कैसे है हमें, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम लेट कर लेंगे 1। एलसीएम हमारा कितना आएगा 7। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 यानी 6 7 सिंग 42 का 2, 7 सिंग 42 और 4 46 प्लस 352। अब इन्हें जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 4/7। भाग कर देते हैं, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। आगे हमारा 7 का पहाड़ा 2 में नहीं जा सकता तो हम 0 लगाकर इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि ये शेष बच रहा था, शेष ऊपर लिखते हैं, जो जिससे डिवाइड की जाती है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, 0 क्यों लगाया, क्योंकि हमारा 7 का पहाड़ा 2 में नहीं जा रहा था। अगर शेष बचता तो 0 नहीं लगाते, ये तो अभी इसी में से बचा हुआ है ना, तो इस वजह से ये हमारा क्या है आंसर। यानी इस टोपी को बनाने में इतना कपड़ा या पदार्थ लगेगा। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं हम अगला नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11.2 यानी कंस्ट्रक्शन वाले लेसन से। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयाँ भी मापिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त की रचना करनी है और उसकी 2 स्पर्श रेखाएँ खींचनी है। ठीक है, तो किसी बिंदु से तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, हम पहले 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं। 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ये हमने 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने क्या करना है, वृत्त खींच लेना है। ये है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। इसके सेंटर को ध्यान रखना है हमें, इसका सेंटर से ही हमें वो लेना है क्या, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक हमने बिंदु लेना है। तो हम यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं। इस साइड में ये है वो बिंदु और इसे आपस में मिला देते हैं, यानी इसके सेंटर को और उस बिंदु को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक है, अब इस बिंदु को हम मान लेते हैं ये है बिंदु P और वृत्त का सेंटर क्या है, वृत्त का सेंटर है O। अब इससे वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर की हमने ये खींची है रेखा, देखिए ध्यान से, ये हमने खींची है 10 सेंटीमीटर की और वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले OP का लंब समद्विभाजित करना है। लंब समद्विभाजित, एक आर्क आधे से ज़्यादा दूरी लेकर ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ठीक है, तो दूसरी साइड में इस डिस्टेंस को बिना कम किए हमने क्या करना है, आर्क लगाने हैं जो पहले वाले आर्क को यानी चाप को काटता है। ठीक है, अब ये कटान बिंदुओं को आपस में हमने क्या करना है, मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचना है। तो हमने एक रेखाखंड खींचा, तो जो केंद्र से खींची गई रेखा को किसी बिंदु पर काटता हुआ जाता है, प्रतिच्छेद करता हुआ, हमने उस बिंदु को क्या लेट कर लिया, M, उसे M लेट कर लिया। अब M को सेंटर लेकर यानी केंद्र मानकर हमने क्या करना है, एक और वृत्त खींचना है। तो हम इस डिस्टेंस यानी OM डिस्टेंस के त्रिज्या की हमने क्या करनी है, एक वृत्त और खींच देना है। ठीक है, तो हमने एक और वृत्त खींचा जो पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता हुआ जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो आप सही से करेंगे तो यहाँ कंप्लीट आएगा। ठीक है, और वैसे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, अब ये जो 2 बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ये बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु हैं। इसे हम क्या मान लेंगे, A, और इसे क्या मान लेते हैं, B। अब इस P से इस दोनों बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, रेखाएं खींचेंगे जो क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। तो यहाँ से इसे मिलाया और यहाँ से
ए को भी पी से मिला दिया, जिससे हमें क्या मिली, 2 स्पर्श रेखाएं मिली। ठीक है, अब 2 स्पर्श रेखाएं मिली। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में संबंध क्या होता है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमें इसे भी दिखा देना है, यहाँ पर भी कितने का दिखाएगी, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखाएं जो हैं ये दोनों क्या होंगी, बराबर लंबाई की होंगी। ये नापेंगे तो तब भी बराबर ही आएंगे। ठीक है, और ये प्रमेय भी होती है कि एक ही बिंदु से वृत्त की खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। तो ये इसकी रचना हमें अपने शब्दों में लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लिया, ओ पी को मिलाया, फिर ओ पी का लंब समद्विभाजित किया, जिससे बिंदु एम प्राप्त हुआ। ठीक है, एम को केंद्र मानकर एक और वृत्त खींचा जो पहले वृत्त यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है। पी को ए तथा बी से मिलाया, जिससे ए पी पी बी 2 वृत्त की स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। नापने पर दोनों की लंबाई बराबर आएगी। ठीक है, और जितनी भी आए वो नाप कर नीचे रचना के लिख देनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। इससे रिलेटिव ही और क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको बनाने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा और इसे बढ़िया करके देख लीजिए। ठीक है, जो समय की कमी के कारण आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन बता देते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 14.1 में आपको थर्ड क्वेश्चन एफ का मान ज्ञात कीजिए पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसमें माध्य निकालने के लिए एक पूछ सकता है पग विचलन विधि से, मतलब बड़ी विधि से। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है बहुलक से रिलेटिव एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूले इन तीनों के आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहुलक से रिलेटिव पूछ सकता है। प्रायिकता में हमसे पूछा जा सकता है किस टाइप का क्वेश्चन, देखिए प्रायिकता में पूछा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, एक थैले में 3 और 5 गेंदें हैं, इस थैले में से एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, यानी गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। तो आपने कर रखे होंगे, थोड़ा इन्हें और देख लीजिए। तो इसके बाद हमसे क्या पूछा जा सकता है, टेंथ चैप्टर में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में देख लीजिए। 10th क्वेश्चन में 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं ये हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो एक आप इन्हें देख लीजिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, ये है एक वृत्त के परिगत, ये इसका डायग्राम दे रखा है, तो इसे बढ़िया से सॉल्व करके जाना है। ठीक है, ये है इसका डायग्राम, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, इसे भी प्रैक्टिस करके जाना है। तो रचनाओं में क्या आ सकता है, रचनाओं में इसके रिलेटिव ये तो मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो एक क्वेश्चन आप ऐसा देख के जाएं, ये जैसे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, इसे 7 सेंटीमीटर दोनों ओर बढ़ाना है और पी और क्यू बिंदु लेने हैं, जिससे स्पर्श रेखाएं बिल्कुल सेम है, डबल होगा, एक इस साइड में बनेगा दूसरी साइड में और एक इस साइड में। ठीक है, तो थोड़ा डबल हो गया, जैसे वो सिंगल करवाया था और उससे डबल हो गया। ठीक है, दोनों साइड में अब बनेगा, यानी 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, 2 बिंदु हैं तो 4, 1 बिंदु है तो 2। बाकी बेस्ट ऑफ लक, जितना था टाइम या समय उतना हमने कर लिया। बाकी आप अपना भी कुछ कीजिए तो अच्छे नंबर लेकर आइए। ऑल द बेस्ट, बाय।